तो आज हमारे सामने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी हैं और हमारा मिशन है ये समझना कि उनके जीवन की वो कौन सी खास बातें थीं जिनकी वजह से उन्हें लोकमान्य कहा जाने लगा। तैयार है? हाँ बिल्कुल, इसमें गोता लगाते हैं और देखते हैं कि क्या खास निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ और पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय से। दिलचस्प बात यह है कि वो गणित और खगोल शास्त्र जैसे विषयों में माहिर थे। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, कई भाषाओं पर उनकी पकड़ मजबूत थी। बिल्कुल। और यही बात ना थोड़ी गौर करने लायक है। मतलब इतनी गहरी अकादमिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति, वो भी गणित जैसे विषय में, फिर स्वतंत्रता संग्राम का इतना बड़ा नेता बनता है। हाँ, ये वाकई अलग कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि उनकी ये जो विद्वत्ता थी, शायद इसने उन्हें अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट और तर्क के साथ रखने में मदद की होगी। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है और इसी मजबूत सोच की झलक उनके सबसे मशहूर नारे में दिखती है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी। उस वक्त के हिसाब से देखें तो ये अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती थी, एकदम बेधड़क। बिल्कुल सीधी मांग, कोई लाग लपेटनी। और उन्होंने ये पक्का किया कि ये मांग सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक न रहे। उन्होंने इसे जनता तक, आम आदमी तक पहुंचाने के लिए उस जमाने के हिसाब से बड़े अनोखे तरीके अपनाए। हाँ, जैसे कि उनके अखबार केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में। ये समझना जरूरी है कि उस समय मीडिया कितना अलग था। सही बात है। ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छापते थे, ये एक तरह से लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने, उन्हें सोचने पर मजबूर करने का एक बड़ा जरिया थे। कहते हैं केसरी की भाषा तो काफी तीखी और सीधी होती थी। हाँ बिल्कुल, ऐसी भाषा जो आम लोगों को आसानी से समझ आए और उनमें जोश भर दे। इन अखबारों के जरिए उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की खुलकर आलोचना की, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और स्वतंत्रता के विचार को घर घर तक पहुंचाया। सही कहा, ये सिर्फ पत्रकारिता नहीं थी, ये स्वतंत्रता संग्राम का एक हथियार था। और इसके लिए उन्हें काफी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। मतलब सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, मुकदमे चले, लेकिन वो डटे रहे। हिम्मत तो थी उनमें। और फिर आता है उनका दूसरा बड़ा कदम, सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का आयोजन। ये भी कमाल का आइडिया था। हाँ, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। जो त्योहार पहले ज्यादातर घरों तक सीमित थे, उन्होंने एक बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय मंच बना दिया। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं था। तिलक ने बड़ी चतुराई से इन उत्सवों का इस्तेमाल किया। किस तरह से? देखिए, लोगों को जोड़ने के लिए, उनमें अपनी साझा संस्कृति और इतिहास पर गर्व महसूस कराने के लिए, और सबसे बढ़कर आजादी की लड़ाई के लिए एक साथ लाने का एक माध्यम बना। अच्छा। इन आयोजनों में भाषण होते थे, चर्चाएं होती थीं, राष्ट्रीयता का संदेश फैलाया जाता था। ये राजनीति को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनकी आस्था से जोड़ने का एक शानदार तरीका था। हाँ, ये तो लोगों से जुड़ने का बहुत ही मौसर तरीका लगता है। कुछ सूत्र तो यहाँ तक इशारा करते हैं कि इन भीड़ भरे उत्सवों का इस्तेमाल गुपचुप तरीके से क्रांतिकारी विचारों और साहित्य को फैलाने के लिए भी किया जाता था। वाह, ये तो वाकई में दूर की सोच थी। और जाहिर है ये सब करने के लिए एक खास तरह की शख्सियत चाहिए होती है। स्रोत बताते हैं कि वो बेहद साहसी, निडर और दूर की सोचने वाले इंसान थे। बिल्कुल। उनका डरना या झुकना तो जैसे उनके स्वभाव में ही नहीं था। शायद यही वजह है कि आम जनता उनसे इतना जुड़ाव महसूस करती थी। हाँ, वो सिर्फ एक पढ़े लिखे नेता नहीं थे, वो लोगों के नेता थे। एकदम सही। और इसी गहरे जुड़ाव, इसी सम्मान का नतीजा थी लोकमान्य की उपाधि। ये कोई सरकार या संस्था द्वारा दी गई पदवी नहीं थी। नहीं, ये लोगों ने दी थी। हाँ, ये लोगों ने उन्हें प्यार और सम्मान से दी थी। लोकमान्य यानी वो नेता जिसे लोगों ने माना हो, जो लोगों में मान्य हो। ये उनके जमीनी जुड़ाव का सबूत है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, एक होशियार विद्वान जिसने गणित से लेकर संस्कृत तक में महारत हासिल की, फिर स्वतंत्रता संग्राम में कूदे, स्वराज का शक्तिशाली नारा दिया, अखबारों के जरिए लोगों को जगाया, त्योहारों को राष्ट्रीय आंदोलन का मंच बना दिया, और अपनी हिम्मत और लोगों से जुड़ाव के दम पर लोकमान्य कहलाए। वाकई उनकी कहानी कई परतें खोलती है। हाँ, और इस सब पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, थोड़ा हटके। तिलक ने जिस तरह सांस्कृतिक और सामाजिक मंचों जैसे त्योहारों का इस्तेमाल करके लोगों को एक राष्ट्रीय मकसद के लिए जोड़ा, क्या आज के इतने बिखरे हुए समाज में भी सीधी राजनीति से हटकर लोगों में एकता या किसी साझे अच्छे मकसद के लिए
वैसी ही भावना जगाने के लिए इस तरह के सांस्कृतिक और सामाजिक तरीकों में उतनी ही ताकत बची है। ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आज भी ऐसे तरीके कारगर हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।